हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। मेरा नाम अंशुल है और आज से हम लोग एक नई तरीके की सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल के अंदर। ठीक है, जैसे कि आज मैंने पहला टॉपिक जो चुना है वो महिलाओं के अनुसार चुना है, तो विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि इस बार जो मॉनसून के अंदर प्रॉपर जो बिल्स आए हैं मैं उनके बारे में भी आपसे बात करूं, जो इंपॉर्टेंट बिल्स रहे। आगे भी जो करंट अफेयर्स के मेजर टॉपिक्स होंगे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको पता लगता रहे कि समाज में हो क्या रहा है। ये सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपको जागरूकता लाने के लिए भी है। आपको पता होना चाहिए समाज में क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नॉलेज, ज्ञान। बात किस बारे में करोगे? आप देखते हो लोग समाज में बैठ के बातें करते हैं, न्यूज़ चैनल पर डिबेट करते हैं, तो वो कैसे बात करते हैं? जब उनके पास कंटेंट होता है, व्हेन दे हैव द नॉलेज कि क्या हो रहा है दुनिया में, है ना। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी उस लेवल पर लेके जाऊं कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप भी कल को किसी से बात करें तो यू शुड हैव द पॉइंट्स एट द बैक ऑफ योर हेड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। मेरा नाम अंशुल है और इस जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। अगर हम महिलाओं के प्रोस्पेक्ट से देखें कि क्या एक क्रांतिकारी बिल जो है लाया गया है, तो इस क्रांति की शुरुआत भी मैं क्रांतिकारी बिल से ही करूंगा। ठीक है, चलिए विमेंस रिजर्वेशन बिल जो अभी भारतीय सरकार ने जिसको पारित कर दिया गया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी भारतीय जो सांसद है, महिला सांसद हैं, उनके साथ खड़े हैं। वो बहुत खुश दिख रही हैं। मोदी जी बहुत सेटिस्फाइड, बहुत खुश दिख रहे हैं कि ठीक है, ही हैज डन समथिंग रियली वेरी बिग। ये बिग क्यों है वो मैं आपको आगे की जर्नी में बताता चला जाऊंगा कि व्हाई दिस इज कंसिडर्ड हिस्टोरिक। ठीक है, बात करते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हैव पास्ड रिजर्वेशन विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ने दोनों सदनों ने इस बिल को पारित कर दिया है। ये बिल पास हो चुका है। 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनी है क्लास, याद रखिएगा। पेपर के क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ करवाऊंगा। आपसे पूछा जा सकता है विमेन रिजर्वेशन बिल कौन सी अमेंडमेंट से अब आया है, या आपको पूछा जा सकता है 128वीं अमेंडमेंट किससे डील कर रही है विमेन रिजर्वेशन बिल। हिंदी में बात की जाए तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हिंदी में भी याद रखिएगा। विमेन रिजर्वेशन बिल, अभी हिंदी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है पिछले कुछ समय से, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपको इसको जानना है, ये विमेन रिजर्वेशन बिल है। चलिए सफर तय करते हैं, देखते हैं इस सफर के अंदर इंपॉर्टेंट है क्या। ठीक है, क्या इसमें की कहानी क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिजर्वेशन बिल में है क्या, मेजर की पॉइंट्स इसके अंदर क्या है। The bill reserves 1/3 of the seats in Lok Sabha, State Legislative Assemblies and दिल्ली असेंबली। 3 जगह पे रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ है क्लास। सबसे पहले तो याद रखिएगा 3 जगह पे इंट्रोड्यूस हुआ है और 1/3 हुआ है, यानी कि जो भी नंबर पार्लियामेंट का है, जैसे कि सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं लोकसभा की। जैसे लोकसभा के अंदर आपके पास 550 सीटें हैं और अभी फिलहाल 543 के ऊपर ही इलेक्शन होते हैं। इसके अनुसार आप देखोगे तो तकरीबन 181 नंबर, अगर 1/3 मैं निकाल लेता हूं तो नंबर कितना हो जाएगा 181। आम मैथमेटिक्स में अगर मैं कहूं, सपोज करो अगर लोकसभा में 100 सीटें हैं तो इसमें से 33 सीटें किसके लिए रिजर्व हो जाएंगी, महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। तो मैंने आपको नंबर बता भी दिया। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट 181 के आसपास सीट्स आएंगी जो रिजर्व हो जाएंगी आपकी लोकसभा के अंदर महिलाओं के लिए। दूसरा नंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, भारत में जितनी भी विधानसभाएं हैं, 28 भारत में राज्य हैं, 28 के 28 स्टेट्स में विधानसभाएं हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी विधानसभा आपको दिखेगी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पर सिर्फ दिल्ली असेंबली की बात हुई है, पुडुचेरी की बात, पौंडीचेरी की बात इसमें नहीं की गई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात लोकसभा की बात हुई है, लेजिस्लेटिव असेंबली देश की सारी विधानसभाओं की बात हुई। जैसे आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो 117 का 1/3 निकाल लीजिए। आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं 90 का 1/3 निकाल लीजिए। आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं 90 का 1/3 67 का 1/3 निकाल लीजिए। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं 403 का 1/3 निकाल लीजिए। तो ऐसे आप 1/3 करते रहेंगे हर स्टेट के अंदर, आपको दिखेगा कि महिलाओं की रिजर्वेशन इतने ही नंबर पर आएगी। हरियाणा 90 है, 1/3 निकाला, तकरीबन 30 सीटें आपको दिखाई देंगी जो आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ठीक है, दिल्ली में होंगी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसी के अंदर सुन लीजिए, राज्यसभा की रिजर्वेशन की बात नहीं हुई है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी विधान परिषद, जो कि भारत के 6 राज्यों में आपको दिखती है, बिहार में दिखती है, उत्तर प्रदेश में दिखती है, महाराष्ट्र में दिखती है, तो इन स्टेट्स की बात नहीं हुई है।
यूनियन टेरिटरीज मैंने अभी जिक्र किया कि 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। दिल्ली की बात हुई है, पौंडीचेरी की बात नहीं हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, साथ साथ बता रहा हूं कहां पर हुआ है कहां पर नहीं हुआ है। दिस विल आल्सो अप्लाई टू द सीट रिजर्व्ड फॉर द एससीज एंड एसटीज लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटर। अब इस 1/3 के अंदर भी आपको दिखाई देगा कि एससी एसटी कम्युनिटी विमेंस के लिए भी फर्दर सीट रिजर्व की जाएंगी, आपको सेंट्रल असेंबली के अंदर भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी। तो खाली रिजर्वेशन ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं की है, महिलाओं के अंदर भी कैटेगरी डिफाइन की गई है, एससी एंड एसटी। इसमें ऑपोजिशन ने एक विद्रोह किया था, इसमें ओबीसी की बात नहीं हुई। ठीक है, मैं सारी चर्चा साथ साथ करता रहूंगा आपसे, आपको मैं प्लस माइनस दोनों बताता रहूंगा कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसमें ओबीसी कैटेगरी की बात नहीं हुई है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा कि क्या बेसिक्स हैं इसके। आगे की तरफ चलते हैं और आई होप आप इन महिला जी को देख के पहचान गए होंगे। बहुत सशक्त नारी रही है अपने समय की सरोजिनी नायडू, बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं ये। तो मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, मैं दिखाऊंगा आपको कि ये इसकी शुरुआत कब से हो रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2023 में सडनली दिमाग की बत्ती जगी, मिंटोज वाला काम हुआ और आपने पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया, है ना। ऐसा तो नहीं है ना, 2 मिनट मैगी वाला स्टफ नहीं है। ठीक है, तो अब होगा क्या है, मैं आपसे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर चलता हूं। बात 1931 से शुरू होती है। ठीक है, उस समय आपको 2 पर्सनैलिटीज के नाम याद रखने हैं, बेगम शाह नवाज एंड सरोजनी नायडू। इन्होंने ब्रिटेन के तत्कालीन जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, दैट इज रैमसे मैकडोनाल्ड, अगर आपने इतिहास में कभी इनका नाम सुना होगा, कम्युनल अवार्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जहां पे कम्युनल अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जात पात के नाम पे सीट्स की रिजर्वेशन आई थी। उस समय इसकी अनाउंसमेंट करने वाले, इसका जनादेश देने वाले व्यक्ति का नाम भी रैमसे मैकडोनाल्ड ही था। इन्हीं व्यक्ति को, इन्हीं प्रधानमंत्री को सरोजनी नायडू जी ने और बेगम शाहनवाज जी ने लेटर लिखा था अबाउट विमेन्स बॉडीज लीडर्स, मतलब इनका क्या होगा, इनको न्यू लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर कैसे विमेन्स की पार्टिसिपेशन को और बढ़ाया जा सकता है, इनकी सीट रिजर्व्स को लेकर इनके बारे में उस समय पर भी बात हुई थी। भारत की आजादी के बाद बात करें तो 1988 के अंदर एक बहुत क्रांतिकारी काम होता है, आपको दिखेगा, द नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर विमेन recommended in 1998 that the reservation to be provided to women rights from the level of पंचायत to that of parliament। 1988 के अंदर आपको दिखेगा द नेशनल प्रोस्पेक्ट प्लान फॉर विमेन क्या कहता है कि महिलाओं का आरक्षण पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द टियर 1 ऑफ द गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, देन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द काउंसिल एट द सेकंड टियर, एंड लोकसभा एंड राज्यसभा एट द टियर 3। तीनों स्तर के ऊपर आपको महिलाओं को आरक्षण जो है वो देना चाहिए। इसका एक रिजल्ट आपको देखने को मिलता है 73वें और 74वें संशोधन के साथ, जहां पे आपको पंचायतों में और म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर विमेन रिजर्वेशन देखने को मिला 1992 के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई खास इनको तरक्की नहीं मिली है। 1992 के अंदर 73वां संशोधन किया गया, 74वां संशोधन किया गया, पंचायत के नियम कानून, म्यूनिसिपैलिटी के नियम कानून इंट्रोड्यूस किए गए। वहां पे आपको दिखता है कि महिलाओं के लिए जो सीटें थी 1/3 वो आरक्षित की गई थी, SC/SC सीट्स के लिए भी रिजर्व किया गया। लेकिन यही प्रावधान स्टेट असेंबलीज और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषदों पर नहीं आता है। ठीक है, आप देखेंगे, आगे की तरफ चलते हैं, जर्नी को ट्रैवल करते हैं आगे। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हिस्टोरिक बैकग्राउंड्स के अंदर ही द नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन 2001 के अंदर आपको दिखेगा नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट विमेन को बिठाया जाता है, जो कि रिजर्वेशन की बात करती है इन द हायर लेजिस्लेटिव बॉडीज। जैसे मैंने अभी कहा कि 1988 में जब ये क्रांति हुई तो 92 में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में तो आ गया, तो 2001 में फिर से आवाज उठती है कि महिलाओं को बाकी जगहों पर भी रिजर्वेशन जो है वो दिया जाना चाहिए। फर्दर 2013 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सीधे तौर पर कहती है कि 50% रिजर्वेशन सब जगह हो जानी चाहिए, पार्लियामेंट हो, असेंबलीज हो, मिनिस्ट्रीज हो, आपको डिसीजन मेकिंग बॉडीज हो, हर जगहों पर महिलाओं का जो आरक्षण है वो कितना होना जाना चाहिए, 50%। दिस इज व्हाट वी सिंपली कॉल्ड एज जेंडर इक्वालिटी।
सीधा बराबर लेकर आओ यार, जब तक बात बराबर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये हुआ नहीं उस समय पर, लेकिन बहुत उस समय इस बात का हाइप मचा था कि 50% सीधा महिलाओं के रिजर्वेशन हर लेवल पे की जानी चाहिए, इसके बारे में बात हुई थी। ठीक है जी, आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इस बार जो हमारा बिल आया है, इस बिल का क्या बैकग्राउंड बनता है और उसकी क्या नीड्स थी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट अभी हिस्टोरिक बैकग्राउंड हम लोगों ने देख लिया कि इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। अभी हम बात करेंगे कि इस बिल का जो अभी बिल आया है उसमें क्या क्या आया है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बैकग्राउंड की तरफ चलता हूं तो 1996 के अंदर आपको दिखेगा 81वां जो संशोधन था संविधान का, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके थ्रू विमेन रिजर्वेशन बिल को लाने की कोशिश की गई थी। ठीक है जी, देवगौड़ा साहब की सरकार हुआ करती थी उस समय, सितंबर 1996 के अंदर विमेन बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय देखते हैं कि एक टसल होता है, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाती है, उस कमेटी को हेड करती हैं गीता मुखर्जी, और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा में सबमिट करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि दिसंबर 1996 में जनता दल यूनाइटेड से लालू प्रसाद यादव जी अपना समर्थन वापस लेते हैं और आपको दिखता है सरकार गिरती है। सदानंद देवगौड़ा साहब की जो सरकार है वो उसी समय पर गिर जाएगी और ये बिल उसी समय पर क्या डिक्लेयर हो जाएगा, लैप्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप रख सकते हैं। आप में से कोई पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत कामयाबी की चीज है, आपको पता होना चाहिए कौन से संशोधन से पहली बार इसकी मुहिम को चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं 1998 के अंदर दोबारा से बिल को लाने की कोशिश की जाती है 12वीं लोकसभा सभा के अंदर, लेकिन इस बिल को प्रॉपर सपोर्ट ही नहीं मिल पाता। नंबर जो चाहिए आपको बिल को पास करवाने के लिए वो नंबर आपको नहीं मिला, इसलिए बिल का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 3 बार फिर से बिल लाया गया था, बट उस समय भी इस बिल का कुछ खास नहीं हो पाया। 1999, 2002, 2003। बात मजे की इस बार ये थी कि मेजोरिटी की सरकार थी, मतलब नंबर था, बीजेपी की सरकार थी उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। लेकिन उसके बावजूद हमें देखने को मिलता है कि इस बिल को वो समर्थन नहीं मिल पाता जो मिल जाना चाहिए था। बीजेपी इस बिल को ला जब रही है तो मंशा साफ थी कि जो अलायंस बना हुआ है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो इसको पास करा था। लेकिन अब देखने की बात, मजे की बात ये थी कि उस समय पर भी ये बिल पास नहीं हो पाया। ठीक है, 2008 में दोबारा से बिल लाया जाता है राज्यसभा के अंदर और बड़ी जबरदस्त वोटिंग से ये बिल राज्यसभा से पास होता है। 187 लोग प्रेजेंट होते हैं, 186 इसके फेवर में जाते हैं, 1 वोट सिर्फ इसके अगेंस्ट जाता है। स्टिल ये बिल लोकसभा में पेश नहीं हो पाता और आपको दिखेगा कि एक सर्टेन लिमिट तक आपको दिखेगा ये बिल लोकसभा में नहीं जाएगा और जैसे ही 15वीं लोकसभा डिसॉल्व होगी और ये बिल फिर से लैप्स कर जाएगा। इसीलिए देखो, मैं एक जनरल मेरा ओपिनियन है कि देश में एक स्टेबल और बहुमत सरकार होने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आप देख रहे हैं कितनी बार बिल आ रहा है, हर बार जो सरकारें हैं वो स्टेबल नहीं है, गठबंधन जोड़ तोड़ से जुड़ी हुई है ना। 10 सीटें उसकी, 20 उसकी, बंदर बांट होती है। इसको वित्त मंत्रालय दो, उसे गृह मंत्रालय दे दो, इसको इंडस्ट्रीज दे दो, इसको स्पोर्ट्स दे दो, तो इट्स अ बंदर बांट, बूफे लग जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर और कैबिनेट सिस्टम में। नतीजा ये निकलता है कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं ना समाज के या मुल्क की तरक्की से जुड़े हुए, वो पीछे छूट जाते हैं। किसी की विचारधाराएं मैच करती हैं, किसी की नहीं करती, किसी की आइडियोलॉजी मैच करती है, किसी की नहीं करती, है ना। किसी को लगता है जरूरत है या नहीं है, वो भी मैच नहीं होता। आपको दिखेगा कि एक बहुत 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 बड़ी समस्या है जब भी सरकार गठबंधन जोड़ से बनती है। इस बार बिल पास होने का एक सिंपल कारण ये भी है, इतने सालों से बिल अटका हुआ, इस बार बिल पास हो गया, सरकार बहुमत की है यार। बीजेपी के पास अपना ही खुद का इतना बड़ा नंबर है कि अगर वो किसी और को ना भी बिठाए बिल की डिस्कशन में तो भी बिल पास हो जाए, है ना। तो आप देखेंगे कि एक बड़ा जेन्युइन सा ओपिनियन है मेरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को लेकर। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि इस बिल का नीड क्यों है, क्यों हमें ये बिल चाहिए, कारण क्या है। ठीक है, अगर मैं आज की डेट में भारत में पार्लियामेंट की बात करूं, पूरी पार्लियामेंट की बात करूं, तो आपको दिखेगा कि सिर्फ 82 महिलाएं हैं उसमें। तकरीबन नंबर 800 के आसपास है पूरी पार्लियामेंट का, मैं लोकसभा राज्यसभा को मिला के बात कर रहा हूं, जिसमें सिर्फ 82 महिलाएं आपको दिखेंगी। ठीक है, एंड 82 महिलाएं आपको लोकसभा में दिखेंगी और 31 महिलाएं आपको कहां पर दिख रही हैं, राज्यसभा में। तो टोटल राज्यसभा का जो है या लोकसभा का जो है, लोकसभा की अगर मैं टोटल परसेंटेज निकालने की कोशिश करूं तो मात्र 15% महिलाएं हैं 100 में से। ऐसी मैं राज्यसभा की बात करूं तो मात्र 13% महिलाएं हैं आपके राज्यसभा में। While the number has increased significantly from the first Lok Sabha, but still far from lower than the many countries.
पहली लोकसभा जब बनी थी नंबर कुछ था, मैं अभी आपको बताता हूं उसके बारे में, लेकिन उसके कंपैरिजन में ठीक है। तो हमारा कंपैरिजन भी कहां किया जा रहा है, कंपैरिजन करना है तो वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रीज से कीजिए। ये यूएन विमेन डाटा है जो बताती है कि रवांडा की कंट्री के अंदर 61% महिलाएं हैं। रवांडा की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें 61% महिलाएं हैं। क्यूबा में 53 है, ठीक है। निकारागुआ साउथ अमेरिकन कंट्री है, 52% है इसमें, ठीक है। आर द टॉप 3 कंट्रीज। इवन वो कंट्रीज जहां पे आपको दिखता है कि महिलाओं को बहुत दबाया जाता है धार्मिक कानूनों के और रीति रिवाजों के तौर पर, वहां पर भी रिप्रेजेंटेशन हमसे ज्यादा है। आप देखेंगे कि बांग्लादेश में ये नंबर 21% है और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी ये नंबर 20% है। और भारत, जहां पर आप कहोगे कि महिलाओं को इन दो कंट्रीज के कंपैरिजन में तो फॉर श्योर बहुत ज्यादा आजादी है, बहुत ज्यादा आजादी है समाज के हर वर्ग के हिसाब से अगर मैं बात करूं, बट स्टिल द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज मेयरली 15.2% एंड 13% इन द राज्यसभा एंड लोकसभा, है ना। ये बड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है, तो इसके लिए जरूरत थी। अगर मैं फर्स्ट लोकसभा की बात करूं तो आप देखेंगे कि पहली लोकसभा में सिर्फ 4.4% महिलाएं थी यार। अब तो नंबर 15 है, उस समय तो सिर्फ 4.4% के आसपास है, ठीक है। तो इसकी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है इसकी। चलिए बात करते हैं अगर इसकी सिग्निफिकेंस की, तो सबसे पहली बात है सोशो इकोनॉमिक जो सिग्निफिकेंस है वो इस बिल के लिए जरूरी है। अगर मैं इस बिल की बात करूं तो हमें दिखेगा कि विमेंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्राइम है, सामाजिक व्यवस्थाओं में महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका समाधान पुरुष ढूंढ रहे हैं। ये बिल्कुल अजीब सी बात है, पेट में मेरे दर्द है दवाई तुम खाते हो। तो महिलाओं से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसको महिलाएं ही सॉल्व कर सकती हैं और दे कैन बेटरली एक्सप्लेन इट, दे कैन बेटरली कम अप विद द आइडियाज। नो डाउट मैं ये नहीं कहता हूं कि पुरुषों में कोई कमी है या मैं किसी के प्रति बायस्ड हो रहा हूं, बट बात स्पष्ट ये है कि जिसकी प्रॉब्लम जिसको ज्यादा है ना, वो उसके बारे में ज्यादा बात कर सकता है। जैसे कि हम आमतौर पर देखते हैं कि हमारे समाज में महिलाएं जो होती हैं, इन्हें हर मंथ जो पीरियड्स आते हैं, डेट्स आती हैं, दे गो थ्रू अ सर्टेन पेन एंड क्रैम्प्स। अब उस दर्द का एहसास पुरुषों को नहीं है क्योंकि वो नहीं हो रहा उनके साथ, है ना। तो सामाजिक तौर पर अगर आप मुझे कहो पुरुष के तौर पर कि महिलाओं को ये सोल्यूशन देना, तो शायद मैं चूक जाऊंगा, मुझे उस दर्द का एहसास नहीं है, वो महिलाओं के साथ है। सिमिलरली जो क्राइम महिलाओं के अगेंस्ट हो रहे हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, रिलीजियस समस्याएं हैं महिलाओं की, उनका समाधान अगर महिलाएं निकालें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये बात ये है। Women's issues are thought to be discussed more effectively in the parliament if there is more women representation. महिलाएं ज्यादा होंगी तो इस बारे में डिस्कशन भी और बेटरली और खुल के हो सकेगी। अगर मैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करूं तो भारत के रैंक की भी लंका लगी हुई है। 146 में से 27 रैंक है हमारा प्रेजेंटली आउट ऑफ 146 कंट्रीज। अगर जेंडर गैप की बात की जाए तो हमारा जेंडर गैप बहुत ज्यादा है यार, 127 नंबर, बहुत पीछे हैं हम लोग, ठीक है। Closing the gender gap in the political empowerment would take another 162 years if the report rate was progress is followed. अगर मैं इस रिपोर्ट को सही मानूं, जो मैंने अभी पढ़ी आपके सामने कि भारत का 127वां रैंक है 146 में से, तो अभी भी भारत को कम से कम 162 वर्ष लगेंगे महिलाओं को सही सम्मान दिलाने में। हम तो शायद जिंदा भी नहीं रहेंगे, हम छोड़ो आने वाले टाइम में हड़प्पा काल जैसा हालात हो जाएंगे हमारे। तो 162 वर्ष यार बहुत लंबा समय है, तो इतना इंतजार नहीं होगा। तो सच में इस बिल की जरूरत थी और इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। इट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब। बात करते हैं कि इस बिल के अंदर क्या की फीचर्स हैं, ठीक है। व्हाट इज द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोअर हाउस। लोअर हाउस का मेरा यहाँ पर मतलब है, हम अभी बात करने लगे हैं लोकसभा की, ठीक है। लोकसभा की मैं बात करूंगा कि लोकसभा के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहली बात आप देखेंगे, बिल प्रोवाइडिंग फॉर इंसर्टिंग आर्टिकल 330A। सबसे पहले याद रखिए इस बिल, इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने सबसे पहले जो आर्टिकल ऐड किया वो आर्टिकल का नंबर क्या है, 330A, और वो किसके लिए आया है, लोकसभा के लिए। which borrows from the provisions of the article 330 which provides for the reservation of seats of SC STs in लोक सभा। आर्टिकल 330 क्या रीड करता है कि भारत के संविधान पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर SC और ST की रिजर्वेशन होनी चाहिए। राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होती, क्लास याद रखिएगा, रिजर्वेशन सिर्फ लोकसभा के अंदर है। तो रिजर्वेशन जो है वो SC ST की लोकसभा के अंदर वो आर्टिकल 330 से आती है। 330A ऐड किया गया है इस रिजर्वेशन को महिलाओं तक एक्सटेंड करने के लिए। फर्दर द बिल प्रोवाइड रिजर्वेशन सीट्स फॉर वीमेन मे बी अलॉटेड बाय रोटेशन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी।
ये नंबर फिक्स नहीं होगा क्लास, आप ये याद रखिएगा। ये कुछ ऐसा होगा कि जितनी बार सेंसस होगा उतनी बार आपको दिखेगा कि महिलाओं की जो सीट है वो रोटेशन पे है। सपोज करो आज चंडीगढ़ को महिलाओं की सीट मिलती है, अगली बार सेंसस होता है तो आपको दिखेगा अगर यहाँ पे महिलाओं का नंबर कम ज्यादा होता है तो उसके हिसाब से ये सीट भी चेंज होने के चांसेस हैं। इट विल बी ऑन रोटेशन सो दैट द होल ऑफ द इंडिया विल बी गिवन अ चांस, बट सेंसस इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं आगे जाके और इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। फर्दर, द सीट रिजर्व फॉर SC/STs, द बिल sought to provide 1/3 of the seat to be reserved for women on the rotation basis। आपको 1/3 सीटें विमेंस के लिए रिजर्व दिखेंगी, उसमें भी फर्दर 1/3 सीटें ST/ST के लिए आएंगी, वो भी रोटेशन बेसिस पर ही रहेगा क्लास, याद रखिएगा। तो रोटेशन बेसिस पर चलेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार किसी सीट को मैंने परमानेंट कर दिया तो कर दिया, ऐसा नहीं है। लकीर के फकीर नहीं होना है हम लोगों को, तो जितना है उससे आगे भी बात चलेगी। फर्दर देखते हैं, अगर मैं भारत के आगे फर्दर की फीचर्स की बात करूं तो विमेंस जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी हमारी विधानसभाओं के अंदर क्या सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले द बिल इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 332A, पहले 330A ऐड हुआ था, 332 ऐड हुआ है, ठीक है, which mandate the reservation of seats for women in every state legislative assembly. Additionally, 1/3 of seats reserved for SCs and ST must be allocated for women, and 1/3 of the total seats filled through direct election of the legislative assemblies shall also be reserved for the women। क्या कहता है, बात करते हैं। वो कहता है कि 332A कहता है कि हमें सारी स्टेट्स के अंदर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करनी पड़ेगी, 1/3 है। फर्दर आपको दिखेगा उसमें 1/3 सीट्स SC/STs के लिए भी रिजर्व रहेंगी, ठीक है। तो यही बात वो कहने की कोशिश कर रहा है कि डायरेक्ट इलेक्शन से जितनी भी आप सीटें फिल करते हो उसमें 1/3 नंबर किसका रहेगा, महिलाओं का ही रहेगा। अगर मैं भारत की बात करूं तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी जिन्होंने आज तक महिला मुख्यमंत्री की शक्ल नहीं देखी, जैसे हरियाणा में आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ महिला मुख्यमंत्री जो रही हैं, जयललिता जी हैं, शीला दीक्षित जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, कुमारी मायावती जी हैं। तो आप देखेंगे बड़े कम बार हमें ऐसा देखने को मिला है कि महिलाएं मुख्यमंत्री रही हों। जैसे कुछ समय पहले आपको दिखेगा कश्मीर को पहली महिला मुख्यमंत्री मिली थी महबूबा मुफ्ती के तौर पर, ठीक है। हालांकि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बिल्कुल संविधान बनते ही पहली असेंबली में ही बन गई थी, दैट इज सुचित्रा कृपलानी जी। उत्तर प्रदेश को ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य था कि उसको पहली मुख्यमंत्री ही महिला मिल रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है उस समय का, आफ्टर द फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। तो ये महिलाओं के रिजर्वेशन की बात थी स्टेट असेंबलीज के अंदर। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं दिल्ली की, क्योंकि पौंडीचेरी की तो बात नहीं, NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो नई दिल्ली के अंदर भी आपको दिखेगा क्लॉज जो 339AA है उसके ऊपर भी चेंजेस किए गए हैं। आर्टिकल 239AA of the Constitution grants special status to Union Territories of Delhi as national capital with regard to the administration and legislative functions। आर्टिकल 239AA अभी भी बहुत समय पहले आपने देखा होगा, ये न्यूज़ में था, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को लेकर जब भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस और एक बिल के थ्रू दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड और पब्लिक ऑर्डर के जो फंक्शंस अपने पास रखे हैं, तो उस समय भी बड़ी चर्चा में था ये आर्टिकल। इसमें अब चेंज किए गए हैं 239AA सेक्शन B 2B इसमें ऐड किया गया है। was amended by the bill according to that the laws framed by the parliament shall apply to the national capital territory। तो जो बात हमने सेंटर में की है वो दिल्ली पे ऑटोमेटिकली लागू हो जाती है। तो अभी जो चेंजेस किए गए थे दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के अंदर, जो आप देख रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट टसल था केजरीवाल और मोदी जी के बीच में, तो उसमें एक बात कह दी गई थी कि अब जो भी ऐसे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दिल्ली पे ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। तो लगे हाथ आपको दिखेगा आपकी दिल्ली के अंदर भी 1/3 सीटें किसके लिए रक्षित हो जाएंगी, महिलाओं के लिए रक्षित हो जाएंगी, ठीक है। तो दिल्ली लगे हाथ दिल्ली लग गई, ठीक है। अगर अब आगे की तरफ चलते हैं, इसके की फीचर्स की बात करते हैं। कमेंसमेंट ऑफ द रिजर्वेशन आर्टिकल 334A इसकी बात कर रहा है। द रिजर्वेशन विल बी इफेक्टिव आफ्टर द सेंसस इज कंडक्टेड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, समस्या क्या है, बात क्या हो रही है। ऐसा नहीं है क्लास ये 2024 से हो जाएगा, या मैं कहूँ अभी जो राजस्थान के इलेक्शंस होंगे उसमें हो जाएगा, नहीं। जब तक सेंसस नहीं होगा तब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। 2021 वाला अब तक सेंसस हुआ नहीं है, पता नहीं कब होगा। जब होगा उसके बाद आपको दिखेगा कि एक डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाएगा जो कि विमेंस के लिए सीट रिजर्व करेगा पूरे भारत में।
ठीक है, तो कायदे से मैं आपको बता देता हूं कि 2029 में भी इसके होने के चांसेस कम है। मुझे नहीं पता अभी सेंसस कब आएगा, ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऐसा लग रहा है कि 2031 में सेंसस होगा। 2031 में सेंसस होने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी और 2034 के अंदर जो इलेक्शंस या उसके बाद जो इलेक्शंस होंगे उसमें महिलाओं को शायद मिले। तो अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा भी सिनेरियोज ऐसे हैं अभी, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अभी 11-12 साल कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, फर्दर आपको दिखेगा कि रिजर्वेशन का पीरियड कितना डिफाइन किया गया है, 15 साल। अगर 2034 में ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो आपको दिखाई देगा कि ये तकरीबन 2049 यानी 2049 तक या 50 तक इसके जाने के चांसेस हैं। उसके बाद इसको पार्लियामेंट्री बाय लॉ डिसाइड करेगी इसको कब तक आगे लेके जाना है। ऐसा नियम नहीं बनाया कि 15 साल बाद खत्म होगा, खत्म नहीं होगा। 15 साल बाद इसको कैसे कंटिन्यू करना है वो बाय द पार्लियामेंट्री मेथड से ही पता लगेगा आपको। तो अभी ऐसा हुआ नहीं है क्लास, सिर्फ ये बिल पारित कर दिया गया है, इसके दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी दरवाजे के बाद पहरादार खड़ा है, जब तक वो इजाजत नहीं देगा एंट्री नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके कंसर्न्स, किस बिल के साथ कंसर्न्स क्या जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी। देश में इक्वालिटी है, अगर आप किसी को रिजर्वेशन देते हो तो वो इक्वालिटी कहीं ना कहीं हिंडर हो जाती है। ठीक है, तो पहला कंसर्न ये इक्वालिटी को टारगेट करता है। भारत के संविधान के अनुसार फंडामेंटल राइट्स हमें गारंटेड हैं, उसमें हमारी इक्वालिटी की बात होती है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि बिल महिलाओं के प्रति बायस्ड है। ठीक है, ऐसा ये कंसर्न है, ऐसा मैं ये नहीं करूँ कि बायस्ड है, ये आपको दिखेगा कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करना कहीं ना कहीं इक्वालिटी को हिंडर करती है। ये हर केस में है। जर्नल अगर आप एग्जाम भी देने जा रहे हैं तब भी आपको दिखेगा कि रिजर्वेशन का होना कहीं ना कहीं इक्वालिटी के ऊपर सवाल उठाता है। ठीक है, सेकंड कंसर्न देखते हैं बिल का, रिस्ट्रिक्टिव वोटर चॉइस। अगर महिलाएं ही सिर्फ एक सीट पर आ जाएंगी, रिजर्व हो जाएंगी, तो आपको दिखेगा जो वोट डालने वाले व्यक्ति है उसकी चॉइस भी लिमिटेड हो रही है, रिस्ट्रिक्ट हो रही है। वो कितना ज्यादा बड़े दायरे में नहीं सोच पाएगा, उसके लिए दायरा सीमित हो रहा है। पहले तो आप देखते हो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, महिलाओं के प्रति ऑप्शन है, पुरुषों के प्रति ऑप्शन है, अब तो ट्रांसजेंडर्स के पास भी राइट है। लेकिन अगर वहां पे सिर्फ महिलाएं ही रह जाएंगी इन द कंटेस्टेंट कैंडिडेट सेक्शन, सो वी कैन सी दैट द चॉइस विल बी गेट लिमिटेड। फर्दर रोटेटिंग रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अगर बार बार रोटेशन हो रही है, आपको दिखेगा कि जो एमपीज को फंड मिलता है काम करने के लिए, सपोज करो इस सेंसस में तो मिल गया, 10 साल काम हुआ, 10 साल बाद सेंसस चेंज हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी पुरुष के पास चलेगी, तो पिछले प्रोजेक्ट आगे वो व्यक्ति कंप्लीट करेगा या पुरुष कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। भारत में वैसे भी ये समस्याएं हैं कि सरकारें बदलती हैं, मंत्री बदलते हैं तो प्रोजेक्ट बदल जाते हैं, सड़कों के हालात बदल जाते हैं, बिल्डिंगों के जज्बात बदल जाते हैं। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि ये भी एक कंसर्न इसके साथ एसोसिएटेड है। फर्दर regarding the participation of women in the Rajya Sabha and the important committees, the bill is entry extremely silent। बात यह है, देखो इसका मैं एक जेन्युइन आंसर भी दे देता हूं कि राज्यसभा में रिजर्वेशन क्यों इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, ना वहां पे एससी की है ना एसटी की, तो महिलाओं के रिजर्वेशन को मैं एक्सटेंड ही नहीं कर सकता था। बट क्या ऐसा पॉसिबिलिटी थी कि महिलाओं को भी इसमें ऐड किया जाता? कुछ ऐसी कमेटीज जिनके अंदर आपको दिखेगा कि राज्यसभा की एंट्री ही नहीं है, जैसे कि एस्टीमेट कमेटी, तो क्या उसमें भी महिलाओं की एंट्री जरूरी नहीं थी? ये एक सवाल रह गया है कि आपने एक सेक्शन तो कवर अच्छे से कर दिया, बट एक सेक्शन को आपने छोड़ा भी है। मैंने पहले ही बताया, राज्यसभा को छोड़ दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को छोड़ा गया है, और दिल्ली पुडुचेरी को भी छोड़ा गया है, जहां पे असेंबली है आपके पास। ठीक है, फर्दर कंसर्न्स अबाउट द परपेचुएटिंग जेंडर डिस्पैरिटी। समाज में वैसे भी माना जाता है कि पुरुष उत्तीर्ण है ना, पुरुष प्रधान समाज है एक तरह से हमारा, अभी भी पूरी तरह से चेंजेस तो नहीं आए। अगर रिजर्वेशन एक्सटेंड होती है तो लोगों को ऐसा लगेगा कि महिलाएं नेचुरली क्वालिफाइड नहीं थी, इसलिए इनको प्रमोट किया गया। मतलब मैंने उनको उनकी काबिलियत के तौर पर नहीं चुना है, उनके पास रिजर्वेशन थी जिसको मैंने उसकी बुनियाद पर उनको चुन लिया। तो डिस्पैरिटीज शायद और वाइडन अप हो सकती है। कोई कहने वाला व्यक्ति ऐसी कह दे कि ये तो कोटे से आया है या कोटे से आई है ना, तो वो समाज के शब्द भी थोड़े से ऊपर नीचे हैं। फर्दर डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम क्रूशल इलेक्शन रिफॉर्म्स। अब समाज में ना बहुत सारे मुद्दे ऑलरेडी हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, इलेक्शंस को लेकर। क्या जो क्रिमिनल्स हैं या जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनको वोटिंग राइट होना चाहिए, सॉरी उनको इलेक्शन लड़ने का राइट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना? कैसे हम इलेक्शंस को और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, है ना? इन मुद्दों से भटक रहे हैं हम लोग। अब ये मुद्दे डिस्कस नहीं होंगे, अब मुद्दा जो डिस्कस हो रहा है वो महिलाओं का होगा। तो दीज आर द सम बेसिक कंसर्न्स जो इस बिल से आपको जुड़े हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको केस भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस। मैं आगे इसको और इंप्रूव करता रहूंगा एंड आगे भी आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस लाता रहूंगा, ताकि आप पढ़ने के साथ साथ समाज में होने वाले चेंजेस को भी अच्छे से समझ पाए। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।